अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू होने के बाद लगा था कि ईरान अधिक समय तक इन दो ताकतवर मुल्कों के आगे नहीं टिक पाएगा। सबसे बड़ी चुनौती हथियारों और पैसों की थी, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों के नाक में दम कर दिया। इसके पीछे ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आए हैं उसके सस्ते और किलर ड्रोन। पश्चिम एशिया में तबाही मचाने और जटिल रूप से तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में ईरान के कम लागत वाले कामिकाजे शाहेद ड्रोन काफी कारगर साबित हुए। इन ड्रोन्स ने आधुनिक युद्ध और उसके आर्थिक समीकरणों में युद्ध का एक नया आयाम जोड़ दिया है। अब ईरान ने अराश 2 नाम का एक लंबी दूरी का ड्रोन विकसित कर लिया है, जिसके निशाने पर इजराइल के तमाम शहर हैं। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अराश 2 ड्रोन एक लंबी दूरी का कैमिकेज ड्रोन है, जिसे ईरान ने 2022 में बनाना शुरू किया था। अराश 2 उसका अपडेटेड वर्जन है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये लंबी दूरी का ड्रोन इजरायली शहरों को सीधे निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव से वेरर हाफिया तक निशाना बना सकता है, जो तेहरान से लगभग 1900 किलोमीटर दूर है। ईरान का दावा है कि उसने अराश 2 ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के लिए किया था। मिलिट्री सूत्रों के मुताबिक अराश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 260 किलो तक के हथियार को कैरी कर सकता है। ये मिडिल ईस्ट के तमाम इलाकों तक मार कर सकता है। ये ड्रोन न सिर्फ हमला कर सकता है, बल्कि इंटेलिजेंस की सूचनाएं भी इकट्ठा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक अराश 2 ड्रोन लगभग 10 फुट का है और इसे किसी भी साधारण कार से लॉन्च किया जा सकता है। इन्हें बनाना भी आसान है और छुपाना भी, लिहाजा ये अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। शहीद ड्रोन आमतौर पर उड़ान की शुरुआत में जीपीएस से अपनी लोकेशन तय करते हैं, लेकिन उसके बाद अक्सर जीपीएस बंद कर देते हैं। इसकी जगह ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जायरोस्कोप के जरिए दिशा, गति और स्थिति को ट्रैक किया जाता है। इस तकनीक का फायदा ये है कि दुश्मन द्वारा किए जाने वाले जीपीएस जैमिंग से ये बच जाते हैं। यानी अगर कोई देश जीपीएस सिग्नल को बाधित कर दे, तब भी ये ड्रोन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। शाहेद 136 और शाहेद 107 पिस्टल इंजन वाले एक तरफा हमले करने वाले लॉयटरिंग म्यूनिशन है, जबकि शाहेद 238 जेट इंजन से चलने वाला लॉयटरिंग म्यूनिशन है। ईरानी ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे सस्ते हैं और आसानी से बनाए जा सकते हैं। युद्ध में इस्तेमाल किए गए शाहेद ड्रोन की कीमत 20,000 से $50,000 प्रति ड्रोन पड़ती है। ऐसे में ईरान लंबे युद्ध के लिए अपने सस्ते ड्रोन के जरिए तैयार है। इस युद्ध से उलझते हालातों के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पूर्व राजनयिक। संकेत जो आ रहे हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। अनेक तरह के संकेत आ रहे हैं, विशेषकर जो बयान होते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, उनके। तो अभी जो उनका एक बयान आया है कि वो चाहते हैं कि, बल्कि उनकी आशा है कि अगले 2-3 दिनों में बातचीत दोबारा होगी, सेकंड राउंड होगा इसका। तो उससे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो इस दफ़ा थोड़ा गंभीर हैं इस मामले में, और शायद चाहते हैं कि इस दफ़ा जो बातचीत हो वो और लाभप्रद हो, और जो पहले जो सीज़ फायर हुआ था उससे आगे लंबित किया जाए, ताकि थोड़े और समय के लिए युद्ध विराम रहे, और उससे जो समय मिले 2-3 जो देश हैं शामिल इस लड़ाई में, उनको आपस में बातचीत करने का। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ शुरू से ही एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट रहा है इस पूरे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में। ईरान के कई स्टेटमेंट्स आए, फिर ट्रंप ने बोला हम ब्लॉक कर देंगे, फिर कल ट्रंप ने चाइना के प्रेसिडेंट से बात की और उन्होंने बोले बहुत खुश हैं कि हम ये इसको ओपन कर रहे हैं। इंडिया के लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा सर, और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एज अ लेवरेज जो यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे? देखिए, इस युद्ध के पहले तो ये स्ट्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण था भारत के लिए, क्योंकि लगभग 40-50% हमारा तेल जो था वो इसी रास्ते से भारत आ रहा था। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद से हमने प्रयास किया है कि हम अपना जो आयात हैं उसे हम और डाइवर्सिफाई करें, अन्य देशों से ही मंगाएं। तो मेरे ख्याल से अब काफ़ी कम हो गया है हमारा जो आयात इस वक्त हो रहा है,
क्योंकि हमारी सरकार ने इसमें एक अच्छा काम किया है कि बड़ी जल्दी अन्य देशों से अपना आयात बढ़ाया है ताकि देश में कमी नहीं हो पाए। तो हमें इस प्रयास को जारी रखना चाहिए, क्योंकि होर्मुज़ पहले तो खुला था, लेकिन इस लड़ाई के दौरान ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो होर्मुज़ का जो स्ट्रेट है वो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये क्षेत्र जो है वो बहुत ही अस्थिर क्षेत्र है, इसमें बहुत तरह के विवाद हैं। तो इन विवादों में कोई ना कोई देश कभी ना कभी इस हथियार को इस्तेमाल करेगा। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम इस हमारी जो निर्भरता है इसके ऊपर उसे हम कम करके बल्कि उसे समाप्त ही कर दें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये संभव है कि हम लगभग पूरा अपना जो आयात है वो कम से कम इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से इतना कम कर दें कि हम उस पर निर्भर बिल्कुल नहीं हों। सर, यूएस ने भी कल ये बोला है कि हम जो रशिया और ईरान के ऊपर जो सैंक्शन वेवर लगा था उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। इंडिया के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हम काफ़ी तेल रशिया से खरीदते हैं? जी, हम खरीदते हैं और पहले भी खरीदते आए हैं। अमेरिका की अब साख खत्म हो चुकी है। अमेरिका बड़ी बेतुकी बातें करता है और अवैधानिक बातें करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के बिल्कुल विरुद्ध हैं। तो अब अमेरिका का वो स्थान नहीं रहा कि वो डिक्टेट कर सके अन्य देशों को कि वो क्या करेंगे। सैंक्शन लगाने का अधिकार केवल सुरक्षा परिषद को है और किसी एक देश को नहीं है। तो अमेरिका के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी और देश को कहे कि वो रूस से तेल खरीदे या ना खरीदे। तो भारत की जो नीति रही है कि हम तेल जहाँ से हमें सस्ता पड़ेगा, जहाँ से हम खरीदना चाहते हैं वहाँ से हम खरीदेंगे, उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप हमें बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अमेरिका को खुले रूप में कह देना चाहिए कि हम आपकी बात इस अवैधानिक बात को हम नहीं मानेंगे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।